फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत हम विद्युत धारा व चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या संबंध है यह अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आकृति के अनुसार एक विद्युत परिपथ जोड़ेंगे तथा बिंदु ए तथा बी के मध्य सीधी व मोटी तांबे की तार जोड़ेंगे। उसके पास हम चुंबकीय सुई रखेंगे। सबसे पहले परिपथ की कुंजी खुली रखकर चुंबकीय सुई की दिशा देखेंगे व बाद में कुंजी बंद करके चुंबकीय सुई की दिशा देखेंगे। अब बैटरी को उल्टा जोड़ेंगे। यहाँ या तो बैटरी उल्टा जोड़ सकते हैं या तो संयोजन तार को भी उल्टा जोड़ सकते हैं। अब विद्युत धारा की दिशा व चुंबकीय सुई की विचलन की दिशा का पुनः अवलोकन करेंगे। दोस्तों, जब कुंजी खुली थी तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो चुंबकीय सुई में कोई विचलन नहीं हुआ, परंतु कुंजी बंद करते ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, जिससे तारों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय सुई में विचलन होता है। वह सेल की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि विद्युत और चुंबकत्व का निकट का संबंध है। दोस्तों, आइए अब करते हैं अपना दूसरा प्रयोग, जिससे हमें विद्युत धारा के कारण चालक के परितः अर्थात चारों तरफ निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी मिलती है। पहले हम आकृति में दर्शाए अनुसार परिपथ संयोजित करेंगे। इस परिपथ में तार के बीचों बीच एक मोटा गत्ता व्यवस्थित करेंगे, जैसा कि आकृति में दिया गया है। साथ में चुंबकीय सुई गत्ते पर रखेंगे। जब विद्युत तार में लगभग 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब गत्ते पर तार के चारों तरफ विद्युत सुई रखकर उसमें होने वाला विचलन की दिशा को पेंसिल से निशान लगाएंगे। विद्युत धारा कम अधिक करने पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है, यह ध्यान देना है। चुंबकीय सुई को तार के पास रखने पर विचलन अधिक होता है तथा तार से दूर ले जाने पर विचलन कम होता है। अब हम चुंबकीय सुई को हटाकर लोहे का चूर्ण गत्ते पर फैला देंगे, तो हम देखेंगे कि लोहे का चूर्ण एक विशिष्ट वृत्ताकार स्थिति में स्थिर होता है। यह जो वृत्त बनता है, यह विद्युत तार के चारों तरफ निर्मित होने वाले चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा लोहे का चूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं के अनुसार फैला हुआ दिखाई देता है। यहाँ यदि हम विद्युत धारा को बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, अर्थात और बलशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है हमारा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जिसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहा जाता है। यहाँ हम ऐसी कल्पना करते हैं कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में रखकर इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है और हमारी उंगलियां तार को घेरे हुए हैं। उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। इस नियम से विद्युत चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है। आइए देखते हैं विद्युत चालक तार की एक फेरी वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार सीधे विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है व चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है, यदि उसी तार को हम मोड़कर एक वृत्ताकार आकार दे दें तो उस समय चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी। पहले हम आकृति के अनुसार परिपथ तैयार करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होती हैं। जैसे ही तार से दूर जाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समकेंद्रीय वृत्त बड़े हो जाते हैं। समकेंद्र क्यों कहा गया है यहाँ? क्योंकि सभी बल रेखाओं द्वारा निर्मित वृत्त का केंद्र समान है। जब कुंडली के मध्य भाग में आएंगे तो वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका चाप एक सरल रेखा के समान दिखाई देगा। यहाँ तार का प्रत्येक बिंदु
चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित करता है। ये बल रेखाएं कुंडली के मध्य भाग में एक ही दिशा में कार्य करती हैं। किसी सुचालक में विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस सुचालक में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। यदि कुंडली में तार के फेरे बढ़ाए जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की प्रबलता भी बढ़ेगी। यह n फेरे हों तो चुंबकीय बल भी n गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, n यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं हैं। आइए अब देखते हैं परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्माण होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिनालिका क्या होता है। विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तार के फेरों से कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को परिनालिका कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार विद्युत द्वारा सुचालक में निर्मित चुंबक से भी चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है। विद्युत चुंबक व छड़ चुंबक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म समान होते हैं। परिनालिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के रूप में कार्य करता है। परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। इसका क्या अर्थ होता है? यही कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होता है, अर्थात सभी जगह समान होता है। अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। दोस्तों, यह समझने के लिए पहले हम एक प्रयोग देखते हैं। सर्वप्रथम आकृति में दर्शाए अनुसार परिपथ का संयोजन करते हैं। एक स्टैंड की सहायता से लचीली तार नाल चुंबक के ध्रुवों के मध्य में व्यवस्थित करते हैं। जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब तार सीधी अर्थात स्थिति A में रहता है। जब तार में विद्युत धारा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब तार मुड़कर स्थिति C में आ जाता है। और जब विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ हो तो तार स्थिति B के अनुसार मुड़ जाता है। इससे यह पता चलता है कि तार पर बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा की लंब दिशा में होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की तरफ होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक पर बल प्रयुक्त होता है तथा विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है, अर्थात बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों पर निर्भर होती है। दोस्तों, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाती है। आइए देखते हैं अब विद्युत चलित्र अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण जरूर कर सकते हैं, जिसे कि ऊर्जा की अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। हमारे आसपास दैनिक जीवन में इस विद्युत चलित्र को वरदान ही कहा जा सकता है। इसका उपयोग पंखे, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप में किया जाता है।
तो आइए देखते हैं कि ये विद्युत चलित्र कैसे काम करता है। विद्युत चलित्र में विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है। यह कुंडली चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार रखी होती है कि उसकी ए बी तथा सी डी भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती हैं। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों एक्स तथा वाई से संयोजित होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है, अर्थात विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती तथा चलित्र की धुरी से जुड़ी होती है। एक्स तथा वाई अर्धवलयों के बाहरी विद्युत वाहक पृष्ठभाग दो स्थिर कार्बन ब्रश ई तथा एफ से स्पर्श करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो विभक्त वलय अर्थात अर्धगोला है, इसका आंतरिक हिस्सा विद्युत रोधी होता है, जिससे कि उसके बीच में से गुजरने वाली लोहे की धुरी में विद्युत धारा प्रवाहित न हो तथा अर्धगोले का बाहरी हिस्सा सुचालक होता है, जिससे कि कार्बन ब्रशों के संपर्क में आने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। आकृति में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर विद्युत धारा ई तथा एफ कार्बन ब्रशों के माध्यम से कुंडली में प्रवाहित होने लगती है। कुंडली की भुजा ए बी में विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होने के कारण उसका प्रभाव ए बी भुजा पर पहले होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ए बी भुजा पर निर्मित होने वाला बल उसे नीचे की ओर ढकेलता है। सी डी भुजा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा ए बी भुजा की विपरीत दिशा में होने के कारण निर्मित होने वाला बल उस भुजा को ऊपर की ओर विपरीत दिशा में ढकेलता है। इस प्रकार कुंडली और धुरी घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। आधा घूर्णन होते ही विभक्त वलय के अर्धभाग एक्स और वाई क्रमशः एफ और ई कार्बन ब्रश के संपर्क में आते हैं, अतः कुंडली में विद्युत धारा डीसी बीए के अनुदेश प्रवाहित होते हैं। इस कारण डीसी भुजा पर नीचे की ओर तथा ए बी भुजा पर ऊपर की ओर बल क्रियाशील होता है और कुंडली अगला अर्ध घूर्णन पहले की ही दिशा में पूर्ण करती है। इस प्रकार प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात कुंडली तथा धुरी एक ही अर्थात घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते रहते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक चलित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन उनकी संरचना में व्यावहारिक रूप में परिवर्तन किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ